हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो है मार्च 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर है। इसका एक वीडियो हम कल अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने शॉर्ट न्यूज़ जो है जितना भी सार संग्रह है वो हमने देख लिया था। आज हम डिटेल्ड न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको क्रोनोलॉजी ज़रूर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी जो एक मंथ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको बहुत ही प्रिसाइजली और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एक जगह दिया हुआ रहता है। अन्यथा आप जो है हर न्यूज़पेपर को आप देखेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकालेंगे फिर उसको लिखेंगे, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। तो न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आर्टिकल्स पे ध्यान देने चाहिए। जो लेख लिखे हुए आते हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। उससे आपका जो है विज़न जो है समझने का किसी चीज़ को वो वाइड होता है। बाकी जितने भी शॉर्ट न्यूज़ है आप किसी भी मैगजीन को उठा करके पढ़ सकते हैं। और किसी भी मैगजीन जब मैं कहती हूँ तो अगर आप IAS RS की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है किसी भी PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दृष्टि या फिर विज़न IAS या वाजीराम या इनकी किताबों को देखिए। लेकिन अगर आप जो है स्टेट लेवल के जैसे RS की तैयारी कर रहे हों तो आप जो है क्रोनोलॉजी मैगजीन को ज़रूर से देखें। और क्रोनोलॉजी इतनी अच्छी मैगजीन है, मैंने इसको कई सारी मैगजीन को देखने के बाद में सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें जो है जो फैक्ट्स आपको कई जगह ऐसे बिखरे हुए मिलेंगे वो यहाँ पर कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलेंगे और अच्छा एक्सप्लेनेशन, जितना आपको ज़रूरी है उतना ही एक्सप्लेनेशन ये लोग करते हैं। तो इसलिए ये मैगज़ीन बेस्ट है। इसको आप कभी भी जो है आप छोड़िए मत। 2 घंटे में पूरी मैगज़ीन पढ़ी जा सकती है, तो आप इसको मैगज़ीन को जो है ज़रूर से देखें। ऑन दिस नोट मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। अगर आपको इस मैगज़ीन का PDF चाहिए, हालांकि इस मैगज़ीन को आपको खरीद ही लेना चाहिए, 15 रुपये से ज़्यादा की आती नहीं है, लेकिन अगर किसी को PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर RS एंड IAS, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस मैगज़ीन का PDF, इसके अलावा जितने भी मैगज़ीन हमने एनालिसिस किए हैं वो उन मैगज़ीन्स का PDF, जितने भी अपडेट्स होते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। UPSC और RS से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं वो हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। और मेरे द्वारा लिखे गए जो आर्टिकल्स हैं जो कि दैनिक जागरण, जनसत्ता जैसे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर कोई भी RS IAS की तैयारी कर रहा हो तो उनको वो आर्टिकल्स ज़रूर से देखने चाहिए। वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, लेकिन आप इंस्टाग्राम ID जो है स्टडी फॉर RS एंड IAS वहाँ पर जा करके भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए हम आज जो है हमारा एक्सप्लेनेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वो है अमेरिका की म्यांमार के सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध की घोषणा। यानी अमेरिका जो है अब म्यांमार के सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए, म्यांमार हमारा एक तो भारत का पड़ोसी राज्य है और म्यांमार में अभी तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट यानी कि वहाँ की जो निर्वाचित सरकार थी उसमें धांधली का या धोखाधड़ी का आरोप लगा के वहाँ की जो पुरानी जुंटा सरकार थी, यानी सैन्य सरकार थी, जुंटा सरकार का मतलब होता है सैन्य शासन, वो जो सरकार थी उसने जो है इस पर आरोप लगा करके इसका तख्ता पलट कर दिया है। यानी कि इसको एक तरीके से वहाँ पर एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो देखिए 1948 में, थोड़ा इतिहास देखते हैं म्यांमार का। 1948 में जब म्यांमार आज़ाद हुआ था, इसका पुराना नाम था बर्मा, जब ये आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर जो है जुंटा सरकार थी। ठीक है, जुंटा यानी कि सैन्य सरकार थी। ठीक है, फिर आप जानते हैं जहाँ पर भी सैन्य सरकारें होती है या जहाँ पर भी तानाशाही होती है तो वहाँ पर आंदोलन होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर भी कई सारे आंदोलन हुए। उस आंदोलन की एक प्रमुख नेता उभर करके आई थी जिनका नाम था आंग सांग सूची। उनका नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते हो आपको जानना चाहिए। आंग सांग सूची वहाँ की नेता है और वो बड़ी उभर करके आई थी। उनको कई सालों तक हाउस अरेस्ट यानी कि जिसको कहते हैं नज़रबंद, वो भी रखा गया था। 2015 में जाकर के कहीं जो ये सरकार है उसने बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पर जो है निर्वाचित सरकार का गठन किया जाएगा, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, यानी कि जो है डेमोक्रेसी की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया। लेकिन इनकी एक शर्त थी कि 25% जो सीटें हैं वो सैन्य अधिकारियों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई ये सरकार भी बन गई। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आंग सांग सूची ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये इनकी पार्टी है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक RS के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2016 में, तो आपको नाम पता होना चाहिए इनकी पार्टी का, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो देखिए ये जो है सरकार का गठन कर दिया इन्होंने। अभी जो है इन्होंने जो दोबारा से इलेक्शंस हुए हैं अभी 2021 में, इन्होंने फिर से धांधली का आरोप लगा करके कहा है कि भाई जो है ये सरकार जो है इसके अंदर इलेक्शंस में कुछ ना कुछ धांधली हुई है, तो दोबारा से इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। अब इसके देखिए कई सारे रिपरकशन हुए। म्यांमार में तख्ता पलट होता है या म्यांमार में जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ का मुद्दा था वो भी आपको याद होगा, पिछले साल हमने पढ़ा भी था क्रोनोलॉजी में। तो ये सारे मुद्दे जो हैं पूरे विश्व को इफेक्ट करते हैं। तो अमेरिका ने तो घोषणा कर दी कि इनके सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। भारत के साथ इसके क्या संबंध है उसके ऊपर थोड़ी सी निगाह हमको डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है भारत की एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके तहत हमारे म्यांमार से संबंध होना काफ़ी अनिवार्य है। क्यों, ऐसा क्यों, म्यांमार से हमारे संबंध इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? तो देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, यहाँ से यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है, यहाँ बीच में पड़ता है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो हमें अगर यहाँ से लिंक करना है, आसियान के देशों तक अगर हमें पहुँच बनानी है, तो सबसे इमीडिएट नेबर हमारा कौन है? म्यांमार ही तो है। तो म्यांमार से हमारे हित जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिपेंडेंट है। और म्यांमार में हमने जो है कई सारे जो है क्या कहते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी चला रखे हैं। दो के नाम आपको पता होने चाहिए, एक तो सितवे पोर्ट, ठीक है, एक तो सितवे पोर्ट, एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार यहाँ रिपीट करूँगी। देखिए सितवे जो बंदरगाह है, इसका निर्माण भारत ने म्यांमार के अंदर 2016 में किया था। ऐसा क्यों किया भारत ने? भारत चाहता है कि ये हमारा जो कोलकाता है, कोलकाता से सीधे हम यहाँ पर क्या कहते हैं म्यांमार में जा सकें बे ऑफ बंगाल के द्वारा, ठीक है, इसलिए यहाँ एक बंदरगाह का होना ज़रूरी है। तो म्यांमार का यहाँ राज्य पड़ता है रखाइन राज्य, रखाइन राज्य में ये बंदरगाह है सितवे बंदरगाह। तो इसका डेवलपमेंट 2016 में भारत ने शुरू किया, 2021 में वो जो है चलने मतलब वर्किंग मोड में आया है। अब जब वर्किंग मोड में आया तो वहाँ पे तो सैन्य तख्ता पलट हो गया, तो हमारा तो लॉस हो रहा है। तो हम उससे जो है म्यांमार से क्योंकि हमारे हित जुड़े हुए हैं, तो हमको अपने संबंधों का ध्यान पहले रखना ज़रूरी है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है? देखिए कालादान प्रोजेक्ट ये है कि अगर आपको कोलकाता से लेकर के सितवे तक तो आप जो है इसके बंदरगाह के रास्ते जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर कालादान नदी है। तो वो कालादान नदी जो है आपको कालादान नदी के द्वारा जो है आप मिज़ोरम तक कालादान नदी के द्वारा जो है आप यहाँ पे पितावे नामक स्थान तक जाएंगे, और यहाँ से पितावे से जो है आपको मिज़ोरम के लिए रोड बनी हुई है। तो एक तरीके से ये क्या है, समुद्र फिर रिवर और फिर रोड। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है हमारे म्यांमार में चल रहे हैं, उससे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो आसियान राज्यों में प्रवेश कर पाएंगे, ठीक है, और समुद्र के रास्ते भी हम म्यांमार से कनेक्टिविटी बना पाएंगे। तो इसीलिए म्यांमार हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है हो जाता है। तो ये थी देखिए हमारे इसके बारे में। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है। मुझे उम्मीद है कि आपको भारत और म्यांमार के संबंधों के बारे में पता चला होगा। हमने 3 बातें करी है। पहला तो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दूसरा है आसियान देशों के साथ में संपर्क के लिए म्यांमार का महत्व, तीसरा हमने पढ़ा है कालादान प्रोजेक्ट, चौथा हमने पढ़ा है सितवे प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए इनोवेशन इंडिया 2021। तो देखिए इनोवेशन इंडिया जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग, उसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। अब देखिए इनोवेशन की अगर बात ही आ गई है तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनोवेशन के बारे में 2 इंडेक्सेस के बारे में जानना चाहिए। एक तो है हमारा इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसके बारे में जानना चाहिए। ये इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा हर साल जारी किया जाता है, जो कि रैंक करता है हमारे राज्यों को, देश के राज्यों को, कि कौन सा सबसे ज़्यादा इनोवेशन यानी नवाचार में आगे बढ़ रहा है। तो इस बार वाला अगर हम देखें तो उसमें कर्नाटक राज्य इस पर टॉप पे है। दूसरा अगर आपको जानना चाहिए तो वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको हम हर बार पढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो आप जानते हैं एक तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, एक वीपो और एक इंसीड के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। ये कई बार मैं बता चुकी हूँ, यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है इनोवेशन इंडेक्स, जो कि ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया है। वित्तीय सॉफ्टवेयर डाटा मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने 2021 को अपना नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स जो है उसको जारी किया है। तो देखिए ये जो है 7 समान भारित श्रेणियों यानी कि 7 इसके जो है मेजर्स हैं, उसके आधार पर जो है इसने इसको जारी किया है। भारत की रैंकिंग हम देख लेंगे इसके अंदर देखिए विश्व की 60 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी इस सूचकांक में 7 यूरोपीय देशों ने शीर्ष 10 स्थान बनाए हैं, और अमेरिका इसमें 11वें, जापान 12वें और चीन जो है 16वें स्थान पर रहा है। भारत की स्थिति जो है इसमें 4 पायदान ऊपर ही आकर 50वें स्थान पर रही है, यानी कि 60 देशों में हम 50वें स्थान पर हैं, ठीक है, ये हमारी स्थिति है, इसका थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो ये हमारा है न्यू स्टार्ट संधि का विस्तार, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैंने शायद एक जेएनयू का पेपर देखा था, उसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो किन 2 देशों के बीच में हुई है। तो देखिए ये जो है रशिया और अमेरिका के बीच में ये संधि सबसे पहली संधि 1991 में हुई थी, ठीक है, और इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी हमारे परमाणु आयुध हैं, आप जानते हैं कि ये दोनों देश जो हैं काफ़ी कोल्ड वॉर के समय से यानी शीत युद्ध के समय से ही जो है काफ़ी उभर करके आए थे और काफ़ी पावरफुल देश हैं। तो इनमें जो है
शक्ति संतुलन बनाने के लिए 1991 में संधि की गई थी कि भाई जो है दोनों देशों के बीच में जो आर्म्स है यानी परमाणु आयुध है उसको एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, इसके बारे में इन्होंने मिल बैठ करके फैसला कर लिया था। तो 1991 में पहली संधि हुई थी। 2021 के अंदर जो है इस संधि को और 5 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया है, यानी 2026 तक जो है इसको विस्तारित किया गया है। इस संधि के तहत दोनों देश वर्ष 2026 तक न केवल अपने परमाणु हथियारों के विस्तार बल्कि हथियारों की होड़ को भी जो है वो प्रतिबंधित कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर। इस संधि के तहत दोनों देश परमाणु आयुधों की संख्या को 1550 तक सीमित रखने को सहमत हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा किसके बीच में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है CFS यानी खाद्य प्रणाली और पोषण पर दिशा निर्देश। तो देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा समिति यानी कि कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी, इसने पहली बार अपनी जो है खाद्य प्रणाली और पोषण पर स्वैच्छिक दिशा निर्देश का अनुमोदन जो है वो किया है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि वही बेसिक सी चीज़ें हैं कि ये दिशा निर्देश जो है स्थायी खाद्य प्रणालियों और स्वस्थ आहारों के बीच जटिल एवं बहुआयामी अंतर संबंध को दर्शाते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के कार्य और जनादेश तथा UN डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन और जीरो हंगर सतत विकास लक्ष्य 2 आदि को आगे बढ़ाना है और उनके पूरक के रूप में कार्य करना है। यानी दिशा निर्देश किस लिए होते हैं कि आपके जितने भी पहले से निर्धारित गोल्स हैं, आपकी प्लानिंग जो है उनको हम जो है एक सही दिशा दे सकें। ठीक है, उनको एक सही इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकें। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपका सतत विकास लक्ष्य है यानी SDG गोल है, 17 गोल्स हैं टोटल। इसका जो गोल नंबर 2 है वो कहता है कि भूखमरी को मिटाने के लिए जो है वो गोल निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये जो SDG गोल्स है ये आपको ध्यान में रखने चाहिए, बाकी इसमें कोई विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसको जारी करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ लिया है हर क्रोनोलॉजी में, हर साल, क्योंकि हम ये मैगजीन में पढ़ते आए हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ लेंगे। इसमें देखिए भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 86 है और फर्स्ट जो आने वाले इसके अंदर हैं वो है आपका डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। ठीक है, ये जो देश हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि हर बार जो है, ये नॉर्वेगियन कंट्रीज़ कहते हैं इनको, तो ये हर बार जो है टॉप करती हैं किसी भी इंडेक्स में। आप देख लीजिए डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, इस तरीके के देश टॉप करते हैं। तो यहाँ पर डेनमार्क, न्यूजीलैंड वगैरह ने टॉप किया है और हमारी स्थिति जो है इस सूचकांक के अंदर वो कुछ खास नहीं है। 86 हमारा स्थान है 180 देशों के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कभी पर्यावरण की बात करेंगे या कभी भी पर्यावरण जोखिम की बात करेंगे तो हमको ये इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो इंडेक्स है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इसको जारी करता है जर्मन वॉच। ये गैर सरकारी संगठन है और इसके द्वारा जो ये जारी किया गया है इसमें रैंकिंग दी गई है कई सारे देशों को। तो इसमें देखिए कि पर्यावरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश हैं उसमें नाम आता है मोज़ाम्बिक का, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी, अफगानिस्तान, भारत, ठीक है, दक्षिणी सूडान, नाइजीरिया और बोलीविया। ठीक है, ये सारे हमारे जो हैं करीबी देश हैं और सभी हमारे क्या कहते हैं इसमें तो हमारे एक तरीके से दोस्त ही बन गए। फिर देखिए 2000 से 2019 में सर्वाधिक प्रभावित 10 देश कौन कौन से हैं? प्यूर्टो रिको, म्यांमार, हैती, फिलीपींस, मोज़ाम्बिक, बहामास, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, नेपाल। मतलब सारे जो है गरीब गुरबे पिछड़े देश जो हैं इनमें तो क्लाइमेट की भी समस्या है। मतलब कभी कभी जो है इंडेक्स को देख करके मुझे बड़ा ऐसा फील होता है कि क्या US वगैरह जो देश होते हैं, US है, नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर क्लाइमेट रिस्क का कोई भी कहीं पे वो रैंक ही नहीं करते हैं क्या? हमेशा ये बेचारे गरीब गुरबे देश जो हैं इन्हीं को टारगेट करके इन्हीं को रैंक के अंदर सबसे आगे पटक देते हैं। खैर हमें तो यही पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए सूचकांक में भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या है? भारत 7वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2020 में इस सूचकांक में भारत 5वें स्थान पर था। हमारा स्थान इस बार 7वां स्थान इसमें हो गया है। हमारे यहाँ पर जो है ये स्थान हमको इसीलिए दिया गया क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है 8 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन्स आए हैं जो काफ़ी खतरनाक प्रवृत्ति के थे, गंभीर प्रवृत्ति के थे। और उसमें से एक जो अति गंभीर चक्रवात आया जिसका नाम था फैनी। ठीक है, इस फैनी के ऊपर मैंने आपको बताया भी था, इसके ऊपर NTPC में क्वेश्चन आया था कि फैनी का अर्थ क्या है। फैनी का अर्थ स्नेक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है पीपल्स क्लाइमेट वोट।
इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि क्लाइमेट सिचुएशन के ऊपर वोटिंग कराई गई होगी। तो ये वोटिंग जो है 50 देशों के अंदर कराई गई थी और 56% लोगों ने जो है, वहाँ के 56% जनसंख्या ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे आर्टिकल, जस्ट एज अ रीड हम इसको देखेंगे। इसका परिणाम जो है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो 2021 के अंदर जनवरी 2021 में जारी किया। इसमें इतने प्रतिशत यानी 64% लोगों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक आपातकाल की तरह है, ठीक है, इमरजेंसी की तरह है। इस बात का सर्वाधिक समर्थन छोटे विकासशील देशों यानी 74% द्वारा किया गया और उच्च आय के 72% और मध्यम आय के 60 यानी कि सबसे ज़्यादा जो है छोटे विकासशील देशों ने जो है इस बात का समर्थन किया है। तो ये थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग संसद को बहाल किया। अब देखिए, नेपाल जो है ना ऐसा देश है, वहाँ पर ये कब से ही चल रहा है, जब से सरकार आई है तभी से उनके यही नाटक चल रहा है। कभी संसद भंग होती है, कभी बहाल होती है, कभी क्या होता है। तो वहाँ के जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे, राष्ट्रपति तो वहाँ की विद्या देवी भंडारी है, प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली। उन्होंने सरकार से जो है मतलब जो है इससे राष्ट्रपति से सिफारिश करके इसको संसद को भंग करवा दिया और फिर से इन्होंने कहा कि 2 चरणों में जो है चुनाव करवाया जाए। तो ये बकवास न्यूज़ है, कोई मतलब ही नहीं है। भारत और मॉरिशस के मध्य व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता। तो देखिए यहाँ पर ये जो मॉरिशस है मॉरिशस आपको पता होना चाहिए कि मॉरिशस का जो मैप है वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, भारत और मॉरिशस जो सरकार है उसने भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CECPA, ये जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर इन्होंने साइन किए हैं। और यहाँ पर जो है यह भारत द्वारा अफ्रीका के किसी भी देश के साथ पहला व्यापार समझौता है, ठीक है। भारत और अफ्रीका के किसी भी देश के साथ में ये पहला जो है व्यापार समझौता है, तो इसके बारे में हमको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या है कि भारत और मॉरिशस दोनों ने अपने लिए जो है अपने बाज़ारों को खोला है। तो भारत ने जैसे कि अपने यहाँ पर 95 सब सेक्टर मॉरिशस की कंपनियों के लिए खोल दिए हैं और 11 प्रमुख सेवा क्षेत्र के जो है 95 सब सेक्टर्स को भारत ने अपने लिए मॉरिशस के जो कंपनीज है उनके लिए खोला है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, अमेरिका फिर से बना पेरिस जलवायु समझौते का हिस्सा। आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो है इससे एग्जिट कर लिया था। पेरिस क्लाइमेट जो हमने समिट पढ़ी है 2015 वाली, उससे जो है पेरिस क्लाइमेट डील जो है उससे इन्होंने जो है एग्जिट कर लिया था। कहा था कि ये भेदभावपूर्ण है, लेकिन अभी जो है नई जो बाइडेन की जो सरकार है ये उन्होंने वापस से इसके अंदर ज्वाइनिंग ले ली है। फिर जो है सेकंड डिसीजन जो इस गवर्नमेंट ने लिया है वो ये है कि दोबारा से जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है UNHRC है, उसके अंदर भी जो है ये शामिल हो गया है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल के साथ में ये जो संस्था है भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है और इजराइल जो है अमेरिका का दोस्त है, इसीलिए जो है इसने इससे भी एग्जिट कर लिया था। तो वापस से जो बाइडेन की सरकार है ना उसने इसके अंदर जो है वापस से एंट्री ली है। तो देखिए UNHRC जो है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। UNHRC जो है 15 मार्च 2006 को जो है इसको बनाया गया था और इसमें 47 इसके सदस्य हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति का अवलोकन और विश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य है और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो अभी हैं नजरत शमीम खान, ठीक है। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव ने रक्षा ऋण सुविधा समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, भारत और मालदीव ने रक्षा ऋण सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव की स्थिति आप देख लीजिए, ये हमारा भारत है, यहाँ पर मालदीव पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पर जो आइलैंड्स है ये है मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स में जो है आपको पता है क्योंकि जो भी हमारे पड़ोसी देश होते हैं, जैसे हाँ एक चीज़ और, मालदीव की राजधानी क्या है? माले है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, MALE ये इसकी राजधानी है, ठीक है। तो हमारे जितने भी मिशंस होते हैं, जैसे अभी मिशन सागर मिशन था, मैत्री मिशन है, इन सब के एम्बिट में आते हैं ये वाले देश, ठीक है। क्योंकि इनकी सहायता करना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे जो है हिंद महासागर के छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। और भारत जो है पहले सहायता की पेशकश यहाँ पर करता है। तो देखिए भारत और मालदीव ने रक्षा ऋण जो अभी सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उसके तहत जो है भारत ने मालदीव के साथ $5 करोड़ के रक्षा ऋण समझौते यानी डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। भारत के द्वारा जो है ये चीज़ें, ये जो राशि है डिफेंस के लिए जो राशि है ये दी जाएगी, किसको? मालदीव्स को दी जाएगी।
तो देखिए मालदीव के वित्त मंत्रालय और भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बीच हुए इस समझौते से इस द्विपक्षीय राष्ट्र में नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के साथ ही हुलू माले में 2000 आवास बनाने का भी अनुबंध हुआ है और बंदरगाह मालदीव के नेशनल कोस्ट गार्ड फोर्स के अधिकार वाले फवारू बंदरगाह के विकास, सहयोग और देखभाल का यह समझौता अप्रैल 2013 में मालदीव सरकार के अनुरोध के आलोक में किया गया था। इससे मालदीव की सुरक्षा क्षमता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकतंत्र सूचकांक। अब देखिए जो लोकतंत्र सूचकांक है ये देखिए थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप मैनेज कीजिएगा, मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ आपको, तो आप इसी में सुन लीजिएगा उसको। तो देखिए इसका जो अभी शीर्षक है 2020 में ये जो लोकतंत्र सूचकांक आया यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है, इसका जो शीर्षक है वो है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। ठीक है, और इसको जारी करने वाली जो यूनिट है उसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसके जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो है नॉर्वे और भारत का स्थान इसमें 53वां है। तो अभी इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, लोकतंत्र को भी अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया है कि कैसा किस किस प्रकार का लोकतंत्र है, किस किस देश में किस किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो इनकी कैटेगरीज देखिए क्या क्या है। इनकी कैटेगरी है, एक तो है पूर्ण लोकतंत्र यानी कि कंप्लीट डेमोक्रेसी, और कुछ देशों में इन्होंने कहा है कि त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है, यहाँ पर लिखा है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। 35 देशों में कहा है कि हाइब्रिड शासन है और 57 देशों को सत्तावादी शासन व्यवस्था वाले देशों के रूप में जो है इन्होंने श्रेणीबद्ध किया है। तो भारत को इन्होंने किस श्रेणी में रखा है, तो भारत को इन्होंने जो है स्थान दिया है इस बार में, तो इनको 6.61 अंक के साथ 53वां स्थान दिया है और उन्होंने कहा है भारत जो है फ्लाउड डेमोक्रेसी है यानी कि त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है। ठीक है, भारत क्या है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है इनके अकॉर्डिंग। और इससे पहले भारत का सबसे अच्छा स्थान था 2014 के अंदर, 27वां स्थान इसको मिला था, लेकिन अभी जो इसको फ्लॉड लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। तो हालांकि देखिए ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं वो आपके डायरेक्टली काम नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली काम आएंगे। मान लीजिए आपको कभी लोकतंत्र पे लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि हालांकि भारत के अंदर जो है सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी जो है कई सारी जो अभी जो इंडेक्सेस आते हैं या कई जो सूचकांक आते हैं उनमें भारत की स्थिति कुछ खास बेहतर प्रतीत नहीं होती है। तो इस प्रकार से अब जब कोई फैक्ट लिख करके आप उसको लिखेंगे तो आपके आंसर में भी वजन आएगा। तो ऐसी चीज़ें जो है वहाँ काम आती हैं। ठीक है, और जितने भी इंडेक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। जैसे ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स हमने पढ़ा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला हमने अभी पढ़ा था, ग्लोबल परसेप्शन ऑन करप्शन, वो ऐसे इंडेक्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें रैंकिंग भी पूछ लेते हैं, जैसे इस बार HDI रैंकिंग पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो रैंक होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ये वाली रैंकिंग्स जो आपके कहाँ काम आएगी, जब आप कोई ऐसे लिखते हो या कोई आंसर लिखते हो तो वहाँ आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी एरो 4। तो देखिए इजराइल द्वारा जो है फरवरी के अंदर जो है कि उसके जो रक्षा और अनुसंधान विकास मंत्रालय के तत्वाधान में इजराइल मिसाइल रक्षा संगठन और अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी ने एरो 4 सिस्टम विकसित जो है वो शुरू कर दिया है। ये क्या है, तो देखिए ये बहुस्तरीय रक्षा डॉक्ट्रिन की अगली पीढ़ी की मिसाइल होगी जो वायुमंडल और अंतरिक्ष में मिसाइलों को रोक सकेगी। ठीक है, तो एरो 4 किसकी है, तो USA और इजराइल की है और ये जो है मिसाइल प्रणाली है एक तरीके से इनकी। नेक्स्ट देखिए, तो पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है उसका नाम है गजनवी। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है और इसी का ही नाम है हत्व 3 भी, और इससे पहले वो शाहीन 3 नाम के बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण कर चुका है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे जानना। नेक्स्ट देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या खास है, तुर्की ने की अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा। अच्छा, अब देखिए टर्की जो है इसको हिंदी में तुर्की कहते हैं, टर्की की कैपिटल क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और टर्की जो है एशिया महाद्वीप में आता है कि यूरोपियन महाद्वीप में आता है, ये भी आप हमको बताएंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अब देखिए टर्की ने जो है अभी अपने अच्छा एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और है कि टर्की में जो है सबसे टर्की का जो मॉडर्नाइजेशन किया है उसका श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, ये इतिहास का प्रश्न है, ये भी आप बताएंगे। 3 क्वेश्चन है मेरी तरफ से आज, ज़रूर से फाइंड आउट कीजिएगा, थोड़ा अपना भी दिमाग चलाइए आप और जो है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए टर्की जो है उसने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या क्या किया उसने, तो उसने कहा है 10 वर्ष के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चंद्र मिशन तुर्की के जो है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है इसमें शामिल की गई हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, तो नॉर्मल घोषणाएं हैं। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो अर्दोगेन वहाँ के राष्ट्रपति है, उन्होंने ये घोषणाएं की हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्स आइस मैपिंग मिशन के ऊपर।
तो देखिए ये जो मार्स आइस मैपिंग मिशन है, नाम से पहले तो सिद्ध है कि जो मार्स के ऊपर जो आइस है उन सब की जो है वहाँ पे मैपिंग की जाएगी, तो उससे जो है पानी वगैरह का पता लगाने में हमको जो है सहायता मिलेगी। ये मिशन है किसका, तो ये मिशन नासा का है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके साथ ही इसके अंदर कई सारी एजेंसीज इसको हेल्प भी करेगी, जैसे कि कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है वो हेल्प करेगी, जाक्सा इसको हेल्प करेगी। जाक्सा क्या है, जापान की जो है स्पेस एजेंसी है वो इसको हेल्प करेगी। उसके अलावा जो है एक और है इटालियन अंतरिक्ष एजेंसी, वो भी इसको यहाँ पर हेल्प करेगी। इन तीनों के बीच में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं इसमें हेल्प करने के लिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आपका मिशन है मार्स आइस मैपिंग मिशन, तो ये किसका है, तो पहले तो आप लिखेंगे नासा। अगर इनके अलावा अगर स्पेस एजेंसियों का नाम हो तो आप इन पे भी टिक लगाएंगे, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टार डस्ट 1.0। तो देखिए अब क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार डस्ट 1.0 क्या है। तो देखिए स्टार डस्ट 1.0 जो है ये एक तरीके का रॉकेट है, जिसको कि ये पहला रॉकेट बना है जिसको कि बायोफ्यूल से जो है चलाया गया है, ठीक है। तो ये अमेरिका का जो मैनी प्रांत है वहाँ से जो है इसको इस रॉकेट का निर्माण जो है मैनी स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू शिफ्ट, उसने इसका निर्माण किया है और फिर इस रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। तो ये पहला ऐसा रॉकेट है जिसको कि जो है बायोफ्यूल के द्वारा यानी जैव ईंधन के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्पिरेशन 4 मिशन, इसको हमने सार संग्रह में भी पढ़ा था। तो देखिए स्पेस एक्स का ये इंस्पिरेशन, स्पेस एक्स एक कंपनी है एलॉन मस्क की, अमेरिका के जो क्या कहते हैं उसको, अमेरिका के व्यक्ति हैं और वहीं की एक कंपनी है। उन्होंने इंस्पिरेशन 4 मिशन की घोषणा की है 2021 में। इसके तहत ये क्या करेंगे, जितने भी सिविलियंस हैं उनको अंतरिक्ष में भेजने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है नासा के परसिवरेंस रोवर की मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग हो गई है। आपको पता है, अब इस रोवर का नाम ध्यान रखिएगा। परसिवरेंस रोवर जो है ये किसका है, तो ये जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का जो ये रोवर है और मार्स पर इसको भेजा गया है, ठीक है। और इसने क्रेटर का अध्ययन भी किया है, वहाँ के फोटो भेजे हैं, जिजेरो क्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट है मंगल की कक्षा में अन्य अंतरिक्ष यान। तो इन यानों के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके थे। चाइना का वहाँ पर एक यान है जिसका नाम है तियानयेन फर्स्ट, और जो आपका क्या कहते हैं उसका संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का जो यान है उसका नाम है होप मिशन, पढ़ाया था मैंने पिछली बार वाली मैगजीन में। और अमेरिका का परसिवरेंस वहाँ पर ऑलरेडी है ही, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारे लिए है इंटरनेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट। तो देखिए फर्स्ट है जो बाइडेन ने अमेरिका मेक्सिको सीमा दीवार पर ट्रंप के आदेश को रद्द किया है। ट्रंप ने कहा था कि जो है मेक्सिको के और अमेरिका के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाएगी, जिससे मेक्सिको से आने वाले जो गैर तरीके से क्या कहते हैं उसको, गलत तरीके से आने वाले जो शरणार्थी हैं उनको रोका जा सके। उस आदेश को भी जो है इन्होंने रद्द कर दिया है। तो जितने भी ओबामा सरकार के आदेश थे उसको वापस से रिवाइव कर रहे हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट देखिए भारत और फ्रांस पर्यावरण वर्ष जो है वो मनाया गया है। अभी इन्होंने इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट इसको 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। 2021 से 2022 तक आयोजित होने वाले यह पहल मुख्यतः 5 विषयों पर केंद्रित होगी, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एक्सेट्रा चीज़ें उसमें शामिल होंगी। फिर देखिए लांदर शहतूत बांध, ये इंपॉर्टेंट है। ये बांध कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश, देखिए जितने भी बांध होते हैं, जैसे कि भारत अगर कहीं पर भी बांध का, जैसे मैंने आपको सितवे पोर्ट बताया, सितवे बंदरगाह, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ये बंदरगाह है कहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ओमान में अगर कोई बांध है, ये सॉरी पोर्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ईरान में था चाबहार बंदरगाह, उसका भारत ने निर्माण करवाया था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चंस बने थे। इसी प्रकार से आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे कि जो शहतूत बांध है, जिसको कि लालंदर शहतूत डैम का नाम दिया गया है, इसके निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है वो समझौता हुआ था। और ये काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी ज़रूरतों को जो है ये बांध पूरा करेगा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक बांध और है पहले ऑलरेडी, जिसका नाम है सलमा डैम। इस सलमा डैम का भी उद्घाटन और निर्माण भारत ने ही करवाया था। तो ये अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है, कौन सा, शहतूत डैम, ठीक है। तो दोनों डैम्स के नाम आप याद रखेंगे। फिर देखिए वैश्विक टीकाकरण योजना। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कोविड-19 महामारी की जवाबी कार्रवाई के तहत वैक्सीन की न्यायसंगत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तुत करने का जो है आह्वान किया है। और महासचिव के अनुसार G20 समूह इस संबंध में एक आपात टास्क फोर्स गठित करेगा। और इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोविड-19 के 3/4 टीके मात्र 10 देशों में ही दिए जा रहे हैं, जबकि विश्व के 130 देशों में इस वैक्सीन की खुराक नहीं दी जा रही है।
अब आ जाइए क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि क्वेश्चंस जो है वो भी आप सॉल्व करवाइए। तो ठीक है, क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चंस के अंदर आपको मुझे लगता है इसलिए प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि एक दो क्वेश्चन ये लोग ऐसे देते हैं जो कि इन्होंने या तो पुरानी किसी मैगजीन में पढ़ाया हो या फिर वो न्यूज़ में रहा हो, लेकिन उस पर कोई आर्टिकल इतना उसको जो है पेज में महत्व देने की मतलब स्थान देने का कोई महत्व नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको क्वेश्चन में डाल दिया। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हों। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको जो है आपको खुद से ही पढ़ लेना चाहिए, मतलब कि देख करके भी पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसके अंदर मैंने पढ़ाया नहीं या फिर मैगजीन में नहीं है तो कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे देते हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने किस देश के साथ 5 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर 21 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इन्होंने जो हस्ताक्षर किए हैं अभी हमने पढ़ा है, मालदीव के साथ में किए हैं। किस कट्टर इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा और शाही रणनीतिक मिसाइल फोर्स सहित सशस्त्र बलों में प्रवेश देने की अनुमति दी है? तो देखिए अभी सऊदी अरेबिया ऐसा कट्टर देश बना है जो है अपनी जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको ड्राइविंग सीखने के लिए वो लाइसेंस दे रहा है और कई सारी चीज़ों में महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है। तो उसी के अंदर इसी परिप्रेक्ष्य में ये काम सऊदी अरेबिया का है। अमेरिका अब आधिकारिक रूप से निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में पुनः शामिल हो गया है? ये भी हमने अभी पढ़ा, पेरिस जलवायु में शामिल हो गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भी शामिल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नासा के मार्स परसीवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के किस क्रेटर में सफल लैंडिंग जो है 2021 में की है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा जिज़रो क्रेटर के अंदर इसने सफल लैंडिंग की है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये वाला जो है ये हमने इस मैगजीन में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से लिया गया होगा। इसका आंसर है यूथोपिया। फिर नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जनवरी 2021 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 किस देश को शीर्ष स्थान इसमें दिया गया है? तो इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से जो है शीर्ष स्थान मिला है। फिर है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया किस देश की सद्भावना यात्रा पर जो है वो अभी गए थे? तो देखिए ये जो है अभी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। फिर है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के सैन्य नेताओं पर कई प्रतिबंध लगाने की जो है घोषणा अभी की है? तो ये हमने फर्स्ट आर्टिकल ही पढ़ा था, म्यांमार के ऊपर। फिर नेक्स्ट है, अमेरिका और रूस स्टार्ट संधि को कितने वर्ष और बढ़ाने के लिए वो सहमत हुए हैं? तो 5 वर्ष और बढ़ाएंगे, यानी 2026 तक इसको और बढ़ा दिया जाएगा। किस देश ने प्रबुद्ध व्यक्तियों और निवेशकों को अपने देश की नागरिकता देने के लिए नई नागरिकता नीति की घोषणा जो है वो की है? तो ये जो है आपके UAE ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है विश्व में निम्न में से किसने खाद्य प्रणाली और पोषण पर पहली बार स्वैच्छिक दिशा निर्देश का अनुमोदन किया है? ये हमने पढ़ाई था अभी, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं ये वाला था, विश्व खाद्य सुरक्षा समिति वाला इसका आंसर था, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, UNDP और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 27 जनवरी 2021 को प्रकाशित पीपल्स क्लाइमेट वोट रिजल्ट के अनुसार जलवायु आपातकाल की स्थिति पर विश्वास करने वाले लोगों में सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो किस देश का है? तो देखिए हालांकि मैंने कहा था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वाकई में इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है। ये क्वेश्चन आपके अदर एग्जाम्स में नहीं आ सकता, तो अगर हो सकता है कि UPSC के अंदर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन अदर एग्जाम्स आप RPSC में भी भूल जाइए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर है ब्रिटेन। फिर देखिए किस देश में सेना ने अपने देश की सरकार का तख्तापलट कर 1 साल के लिए देश में आपातकाल की जो है वो घोषणा कर दी है? तो ये जो है म्यांमार में हुआ है। फेसबुक ने हाल ही में किस देश के यूज़र्स को किसी भी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार को पढ़ने और साझा करने से जो है वो ब्लॉक कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है फेसबुक को ही उन्होंने बैन कर दिया है। वैसे तो सही बात भी है कि किसी न्यूज़पेपर वाले का तो नुकसान ही है, अगर वो फ्री के अंदर जो है उसके आर्टिकल्स ऐसे कि इधर से उधर घूमते रहते हैं तो उनका तो नुकसान ही होता है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने किससे एक वैश्विक कोविड-19 टीकाकरण योजना तैयार करने के लिए फरवरी 2021 में कहा है? तो इसको तो हमने अभी पढ़ा था, तो ये है G20 देशों से उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो है विस्तृत योजना तैयार की जाए। भारत और अफगानिस्तान ने किस बांध परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए हैं? ये भी हमने अभी पढ़ा है, इसका नाम है शहतूत बांध, और इससे पहले जो है सलमा डैम भी जो है वो हम वहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा 3 फरवरी 2021 को जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो ये जो है आपके डेनमार्क को मिला है, गलती हो जाती है अभी तो। फिर देखिए मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक मिनट 17 के अंदर ए है, इसका आंसर गलत हो गया। दक्षिण कोरिया को जो है इस इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट स्थान मिला है।
फिर देखिए धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण फाइनेंसिंग टेररिज्म के विरुद्ध वैश्विक निकाय FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कब तक बनाए रखने का निर्णय लिया है। तो देखिए इसको FATF में बनाए रखने का यानी ग्रे लिस्ट में का निर्णय जून 2021 तक के लिए लिया गया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय परिदृश्य है, लेकिन आज जो वीडियो है ऑलरेडी 30 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसके अंदर है। जो लोग अखबार नहीं पढ़ते हो तो निश्चित रूप से ही देखिएगा। ये तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको देखना ही देखना है इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। मैगजीन को 10 मिनट में भी कंप्लीट कराया जा सकता है सिर्फ हेडलाइन पढ़ के, लेकिन मुझे पता है कि इसके अंदर आप लोग क्यों देखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन किया जाता है। एक्सप्लेन अगर आप एक बार किसी चीज़ को कर लेंगे तो आप दोबारा से जब उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा जो कहते हैं बोझिल नहीं होगा कि उसको दोबारा से कैसे पढ़ा जाए। तो इसीलिए जो है थोड़ा समय निकालिए, मैगजीन को अच्छे से पढ़िए। एक बार 1 साल की मैगजीन्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, नेक्स्ट ईयर की मैगजीन्स जब आने लगेगी तो वो मंथ आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इस मंथ में क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।